फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश फिजिक्स लेक्चरर। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी लेक्चर देख रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ के मन लगा के देखना है। ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मेलिटी करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम शुरुआत में छोटी सी चीज़ें देख लेते हैं, लास्ट में जल्दी जल्दी उनको चीज़ों को देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक अंत तक आपको पहुंचना है, टारगेट तक पहुंचना है, तो अंत तक बराबर उसी मन से, उसी मेहनत से आपको देखना है। यानी कि उदाहरण से देकर मैं समझाता हूँ कि आपको किसी शिखर पर चढ़ना है, चोटी पर पहुँचना है, तो आप 95% तक भी पहुंच जाते हो डिस्टेंस कवर करके, तो 5% भी आपको उतनी मेहनत से कवर करनी है। ऐसा नहीं कि वहां से आपको छोड़ देना है, तो आपका टारगेट सफल नहीं हो पाएगा। तो अच्छी तरीके से पढ़े, मन लगा करके पढ़ें, फॉर्मेलिटी से नहीं देखना है। हमें सारी चीजें करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। और बाकी आप बहुत समझदार बच्चे हो, आप 12th क्लास में आ चुके हो, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती नहीं है कि कोई भी चीज़ है हमें अच्छी तरीके से करनी है। कंपटीशन का ज़माना है, वर्क हार्ड करना है और वो भी अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना कि जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है। तो आज लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 9 मैंने कहाँ छोड़ा था। मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में ड्राइव किया था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम किसके लिए था? विद्युत बल के लिए। और विद्युत बल किसके बीच में लगता है? कम से कम दो आवेशों के बीच में लगता है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, कल हमने बताया था। और उस वेक्टर फॉर्म में लास्ट में एक नई चीज लास्ट में निकल के आई थी, उसको मैं दोबारा से लिखूंगा। और उस कूलाम के नियम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज होती है, वो थोड़े से डिस्कस करेंगे। और आज उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल चलने वाला है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, क्या वो उसको इसके बाद में बताएंगे, जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं उसके बाद। ओके, तो हमारा आज का आर्टिकल है जो हम पढ़ चुके हैं ना, कूलाम का नियम, उसका निष्कर्ष क्या है, हमने क्या देखा, किस तरीके से है, समझेंगे उसको। तो हेडिंग क्या रहेगा आज का? कूलाम के नियम का महत्व। और महत्व को जैसे मैं समझाऊं थोड़ा, इसे कहाँ कहाँ है। मैंने बताया था किसी परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, और विद्युत बल लगता है, कूलाम बल लगता है, ठीक है ना। तो लास्ट में मैंने कूलाम के वेक्टर फॉर्म में, विद्युत बल के वेक्टर फॉर्म में लास्ट ड्राइव किया था, दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है, या तो F12 से निरूपित करो या F21 से। तो क्या डिनोट किया था मैंने, क्या बताया था कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। यानी कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में बल समान रूप से लगेगा, परिमाण में समान होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। और विपरीत के लिए क्या दर्शाता है? माइनस का चिन्ह। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। परिमाण रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं परिमाण रूप में कैसे लिखूंगा? परिमाण रूप क्या हो जाएगा बेटा? F12 इज इक्वल टू F21, ठीक है ना। मतलब इसको मैं परिमाण को मापांक लगाकर भी लिख सकता हूँ, वेक्टर आएगा ना, लेकिन मैंने सीधा सीधा लिख दिया। तो मैं F12 की जगह F21 भी लिख सकता हूँ, F21 की जगह F12 भी लिख सकता हूँ। इसका सेंस क्या है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है ना, वो क्या है? परिमाण में समान है। तो इन दोनों के लिए परिमाण की बात आएगी तो दोनों की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या इसी प्रकार हम उनके बीच की जो डिस्टेंस थी, R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, ठीक इसी प्रकार को परिमाण रूप में मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा? देखिए बेटा, R21 बराबर R12, और मैंने इसको R भी माना था, ठीक है ना। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है।
ठीक है बेटा, पालन करता है। ये चीज थी, इसके लिए चीज आपको समझनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जो कूलॉम का नियम है, जो विद्युत बल है, वो न्यूनतम कितनी दूरी तक के बीच के लिए होता है? बहुत छोटी छोटी दूरियों के लिए भी लगता है, लेकिन लास्ट वो लिमिट जो होती है वो होती है 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर किसका आकार होता है? नाभिक का। यानी कि अगर दो आवेश, वैसे हो ही नहीं, हाँ हो सकता है नाभिक के अंदर दो बिंदु आवेश ना इतनी दूरी से कम है तो उनके बीच में विद्युत बल प्रभावी होगा, लेकिन वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कौन सा बल आ जाएगा? 10 की घात -15 मीटर तक नाभिकीय बल। कौन सा बल हो जाएगा? नाभिकीय बल, क्योंकि हमने पढ़ा है नाभिकीय बल की रेंज क्या होती है? नाभिक के अंदर होती है, नाभिक से बाहर नहीं हो सकती। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कूलॉम का नियम, यानी कि कूलॉम का बल या सूत्र, नियम या विद्युत बल बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी, और वो कितनी बेटा? 10 की घात -15 मीटर से आगे, 15 मीटर से आगे से लेकर बहुत बड़ी दूरी तक, बहुत बड़ी दूरी तक होता है। बहुत बड़ी दूरी तो का मतलब क्या है कि सूत्र क्या है हमारा? F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दोनों आवेशों का मान बढ़ाते जाइए, बल का मान बढ़ाते जाइए। आपने आवेश बहुत बढ़ा दिया और कूलॉम कर दिया, एक कूलॉम के लिए वैसे बहुत बड़ा आकार चाहिए, पढ़ाएंगे आगे हम, जिससे कमरे के बराबर का बिंदु आवेश माने, हम बिंदु आवेश मान सकते हैं अगर बहुत दूरी लेते हैं। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा उसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी, बल का मान भी बढ़ता जाएगा, तो बहुत दूरी तक है। और लास्ट लिमिट कहाँ होती है कि विद्युत बल 10 की घात -15 मीटर से और उससे छोटे से प्रभावी नहीं होता। वहां कौन सा बल आ जाता है? नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल वो प्रभावी, बहुत ज्यादा प्रबल होता है, प्रभावी होता है, वहां पर विद्युत बल प्रभावी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हमारा बेटा कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। और व्युत्क्रम का नियम का पालन क्या होगा? क्योंकि 1/r² होता है ना उसमें, के नियम का पालन करता है। मतलब F समानुपाती 1/r², फॉर्मूले में आता है ना ये। फोर्थ पॉइंट, वैद्युत बल, यानी कि कूलॉम का जो बल है, बल के लिए सूत्र दिया था, वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है। और केंद्रीय बल क्या होता है? क्योंकि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश लगता है और किधर नहीं लगता। इसको मैंने आपको कहाँ समझाया था? इसको मैंने समझाया था गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण लेके भी समझाया था कि जैसे पृथ्वी जो बल लगाती है सभी वस्तुओं पर, जितनी भी वस्तु है उसकी सतह पर, केंद्र से बल वो प्रोवाइड होता है, तो सबकी क्रिया रेखा अलग अलग होगी। सबकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण उन्हीं के अनुदिश बल लगेगा। जैसे मैं समझाने के लिए, ये पृथ्वी का केंद्र है, एक वस्तु यहाँ है, यहाँ है, तो इसका बल इस क्रिया रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ऐसा नहीं कि बेटा यहाँ लगे या यहाँ लगे या ऐसे जाए, नो, ऐसे नहीं होगा। केंद्र की ओर होगा और एक लाइन के अनुदिश होगा, एक रेखा के अनुदिश होगा, उसी रेखा के अनुदिश होगा जो रेखा उनको मिलाती है, और किसी के अनुदिश नहीं होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। लिखे देता हूं, क्योंकि केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, सॉरी, वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के
अनुदिश लगता है, अनुदिश लगता है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी क्यों होता है केंद्रीय बल। सिर्फ जैसे ये दो बिंदु आवेश है बेटा Q1 और Q2, या पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण लगेगा, नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसी लाइन के अनुदिश होगा, ना कि और इधर या इधर, ये ऐसे नहीं होगा, सिर्फ इसी लाइन के अनुदिश होगा, इसलिए इसको केंद्रीय बल बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट इसमें बताएंगे, उसके बाद में जो भी छोटी छोटी चीजें और भी आएंगी तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आ जाएंगे आपके सामने। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वैद्युत बल यानी कि कूलाम का नियम। वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है। ओके, कैसे? अगर प्लस प्लस आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों बिंदु आवेश नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षण होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो आकर्षण होगा। तो किस तरीके से, देखिए सूत्र कौन सा है, देखिए बेटा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो दोनों का गुणनफल किस में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का गुणनफल नेगेटिव आएगा ना बेटा, और नेगेटिव आएगा तो ये पूरी संख्या क्या आएगी, नेगेटिव के क्या है, नेतांक है, ये तो अलग चीज होगी, लेकिन F का मान क्या आएगा, गुणनफल हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आकर्षण। तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है या बड़ी होती है, 0 से छोटी होती है, तो F का मान नेगेटिव आया, 0 से छोटा हुआ, तो F < 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, आकर्षण प्रकृति। क्या हुआ, आकर्षण प्रकृति। ओके, इसी में F > 0, F > 0 कब आएगा, ध्यान से सुनना, दोनों या तो धनात्मक आवेश हो तो भी प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच में, दोनों आवेश नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इनका जो प्रोडक्ट आएगा, गुणा जो आएगी वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो F का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, धनात्मक, और धनात्मक 0 से क्या होता है, बड़ा, तो प्रतिकर्षण के लिए क्या आएगा, F < 0। तो कैसी प्रकृति होगी, प्रतिकर्षण प्रकृति। तो एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी कंपटीशन में, आपके बोर्ड क्लासेस में सारी चीजें हैं ये, तो ये चीज आप नोट कर लो, इनको समझना, क्या समझाया है मैंने, उन चीजों को दिमाग में बिठाना। ओके बेटा, अब आगे वाला जो टॉपिक है बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और वो टॉपिक क्या है, बहुल आवेशों के लिए, बहुल आवेशों के निकाय के लिए विद्युत बल कितना होगा और उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो मैं समझा देता हूं कैसे, कि कूलाम का नियम अभी हमने जो पढ़ा सिर्फ दो बिंदु आवेशों के लिए पढ़ा, कि उस निकाय में कितने थे, दो बिंदु आवेश थे, कि Q1 है और एक Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी है तो मिलाकर के सूत्र लिख दिया है, बराबर के Q1 Q2 बटे R²। बट यहाँ पर तीसरा आवेश हो Q3, Q4 हो, Q5 हो, Q6 हो, बहुत सारे बिंदु आवेश हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में बल लगेगा, यस लगेगा, इन दोनों के बीच में भी 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 लगेगा। यानी कि इस बिंदु आवेश पर, इसको विशेष बिंदु आवेश यूं मान लिया हमने, इस सब के कारण इस पर बल लग रहा है, तो इस विशेष बिंदु पर आवेश पर जो कुल बल होगा, इन दोनों के बीच में प्लस इन दोनों के बीच में प्लस इन दोनों के बीच में प्लस इन दोनों के बीच में, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। और कौन सा योग होगा, सदिश योग होगा। क्यों होगा, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, मैं ये अब समझा देता हूँ। अध्यारोपण शब्द का जो मतलब है ना, वो जुड़ना ही होता है। क्या मतलब है इसका, कि एक बिंदु पर किसी एक जगह किसी दूसरे का आना, कि उसी जगह तीसरे का आना, उसी जगह चौथे का आ जा, उसी की जगह पांचवें का आना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि Q1 और यहाँ पर इन दोनों के बीच, फिर यहाँ इन दोनों के बीच अलग अलग हो गया। बट अध्यारोपण का मतलब है सुप्रीम पोज,
अध्यारोपण एक बिंदु पर आकर के मिलना। और ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत वाला जो टॉपिक आता है ना लास्ट चैप्टर में, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में, वहां पर पढ़ा होगा। किसी एक बिंदु पर दो तरंगें आती हैं, जुड़ती हैं, मिलती हैं, योग होता है तो वो अध्यारोपण कहलाता है। दो से अधिक तीन आती हैं तो अध्यारोपण कहलाता है। किसी एक बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक जगह की बात कर रहा हूँ। सेम कंडीशन का यहाँ पर कि बहुत सारे आवेशों का एक निकाय, बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं उसमें, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q1 आवेश इतने आवेश मान सकते हैं। तो सभी आवेशों के कारण किसी एक स्पेशल विशिष्ट बिंदु आवेश पर हम कैसे निकालें बल, कुल कितना होगा, तो सभी को अलग अलग निकाल करके सदिश योग कर देंगे और वो अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। ओके, तो दो के लिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सबका कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, सदिश योग जोड़ देंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। हालांकि मैं अभी और जब ड्राइव करूंगा ना बाकायदा एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, मीनिंग समझा दिया मैंने, शब्दों का मीनिंग समझ में आना जरूरी है कि अध्यारोपण का मतलब भी जोड़ना होता है, लेकिन कहाँ, कि सिर्फ एक बिंदु के लिए स्पेशली। कि जैसे मैं और थोड़ा सा समझाऊं उदाहरण दे करके कि किसी एक मतलब एक कील पर या किसी भी एक पत्थर पर मैंने 10 रस्सियां बांधी, ये पत्थर मान लिया आपने, ठीक है बेटा, एक रस्सी ये बांधी, बिंदुवत मान लिया इस पत्थर को मैंने, एक रस्सी ये बांधी, एक रस्सी ये बांधी, एक रस्सी ये बांधी, एक ये आप इधर से 5 न्यूटन का बल लगा करके खींच रहे हो, दूसरा 10 का, इधर से कोई 20 का, इधर से कोई 25 का, इधर से कोई 50 का, इधर से कोई 60 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है। अब बल कितना लगा इस पर, एक ही बिंदु पे लगा और एक ही बिंदु पे लगा है, तो इसलिए इसमें हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। है ना, ये बात समझ में, एक बिंदु पर जाकर के लगता है, ये अलग अलग नहीं कि एक पत्थर पे यहाँ लग रहा है, दूसरे पे यहाँ पे लग रहा है, तीसरे पे एक एक रस्सी से खींच रहा है, तब इस जोड़ देंगे ना, तब हम अध्यारोपण नहीं कहेंगे, साधारण जोड़ हो जाएगा वो तो। बट अध्यारोपण का मतलब क्या है, किसी एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो ये चीज आपके क्लियर होगी कि अध्यारोपण क्यों यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हम इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से समझना है और आ भी जाएगा समझ में। टॉपिक का नाम क्या है, बहुल। बहुल का मतलब बहुत सारे, बहुल आवेशों के निकाय का वैद्युत बल, विद्युत बल या वैद्युत बल बात एक ही है, वैद्युत बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये टॉपिक है, आप नोट करो इसको, मैं समझाता हूं इसको फिर। नोट कीजिए बेटा, ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने, मैं मिटाऊंगा क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा अच्छी तरीके से पूरे पे समझाने के लिए। देखो किस तरीके से होगा, एक निकाय, उसमें बहुत सारे आवेश, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 कितने मान लिए Qn, ये बहुत सारे आवेश हैं इसमें, और एक विशेष आवेश को चुनिए, किसी को भी चुन लीजिए आप। तो मैंने क्या चुना, Q1 और Q2 के बीच में लगेगा, हाँ लगेगा, Q1 और Q3 के बीच में बिल्कुल लगेगा, Q1 Q4 के बीच में लगेगा। दूसरी एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो बल Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है, क्या Q3 के आने से कोई प्रभाव होगा, नहीं प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं होगा। ये केंद्रीय बल की खासियत है। कैसे, मैं समझा देता हूँ कि ये रही पृथ्वी, पृथ्वी केंद्र से बल लगाती है गुरुत्वाकर्षण, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, सुरेश यहाँ पर खड़ा है, थोड़ी देर में मनोज आ जाए तो मनोज के आने से इस पर बीच में जो बल लग रहा है, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका वजन गड़बड़ जाएगा उसके आने से, नो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण तो इस पर अलग लगेगा। ये तीसरा आ गया आपका महेश, तो महेश का मतलब है कि इसके बीच में लगेगा, इतना ही बल होगा जितना इसमें महेश पर लग रहा है। तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो किसी अन्य आवेश के आ जाने से दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, कोई प्रभाव नहीं होता, सब पर अलग अलग केंद्रीय रेखा के अकॉर्डिंग बल लगता है, और किसी दूसरे तीसरे चौथे हजार के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पे जो बल लगा है ना वही लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा,
सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए सबका हम स्थिति सदिश बनाएंगे, क्योंकि सदिश योग करना है। सदिश का मतलब सदिश निरूपण भी करना पड़ेगा, जो दो आवेशों के लिए हमने किया है। तो पहले बिंदु आवेश का हमने स्थिति सदिश क्या माना, r1 वेक्टर, दूसरे का क्या माना, r2 वेक्टर, तीसरे का क्या माना, r1 वेक्टर मैं यहां लिख रहा हूं, तीसरे का हमने क्या माना, r3 वेक्टर, चौथे का हमने क्या माना, यहाँ पे क्या माना इसका बेटा, r4 वेक्टर, और nवें आवेश का हमने क्या माना, बहुत सारे आवेश हैं इसमें, n का मतलब बहुत सारे, कितने भी आ सकते हैं, r1 वेक्टर। सभी के मुझे स्थिति सदिश मिल गए। क्यों मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि सभी आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में, इनके बीच में भी निकालूंगा, इसके बीच में भी निकालूंगा, फिर सबका योग करूंगा। तो हमारा कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच में लगता है बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, मुझे ये चाहिए जब इन दोनों के बीच में बल निकालूंगा, इन दोनों के बीच में निकालूंगा तो ये चाहिए, सभी के लिए मुझे अलग अलग चाहिए। ओके, तो देखो किस तरीके से, पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, किसी निकाय में कुल बल उसमें उपस्थित सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसके नियम से बेटा, किसके सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। आप सीधे आगे भी लिख सकते हो, अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी निकाय में कुल बल उसमें उपस्थित सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसके सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत इजी है, निकालेंगे हम इसको। हमने इस निकाय में कितने आवेश हैं, माना निकाय में आवेश कितने हैं, निकाय में आवेश कितने हैं, पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3 डॉट 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 Qn, जिनके स्थिति सदिश कितने हैं, जो यहीं से माने जाएंगे मूल बिंदु से, जिनके स्थिति सदिश कितने बेटा, पहले का r1 वेक्टर, दूसरे का r2 वेक्टर, तीसरे का r3 वेक्टर और nवें का rn वेक्टर है। ये हमें पता चल गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, वीडियो को पुश करके नोट कर लेना, अब बहुत इजी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सबका सदिश योग करना है। तो पहले और दूसरे के बीच में निकालता हूं कैसे बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, या ऐसे भी लिख सकते हैं आवेश Q1 में Q2 के मध्य बल के कारण बल। कैसे निकालें, बहुत इजी, कूलाम के नियम से निकालें। कूलाम का नियम क्या है, आवेश वाला जो दोनों आवेशों के बीच में लगता है, F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो मुझे सबसे पहले बेटा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, क्योंकि जो R है ना वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने 1 और 2 के बीच की कितनी मान ली, R12। वेक्टर शो कर रहा हूँ, विस्थापन कर रहा हूँ, तो वेक्टर का निशान लगा दूंगा। दोनों प्लस आवेश मानना हो तो ये कैसा लगेगा बेटा, इन दोनों पर प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण 1 और 2 के बीच में लगने वाला, इधर क्या लिख दूं मैं, F21 वेक्टर, और इस साइड में क्या लिखा था मैंने, F12 वेक्टर। कल जरा ध्यान से देखना उस वीडियो को, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को, ये मैंने सदिश निरूपण उसी में समझाया था।
तो मैं परिमाण के लिए बात करता हूं तो चाहे F21 लिख सकता हूं चाहे F12 लिख सकता हूं, और दोनों के बीच की दूरी क्या है R12, और इनके लिए मैं एकांक सदिश मानता हूं तो क्या लिख दूंगा R12 कैप या R21 कैप। ठीक है ना, ये चीज मैंने कल समझाई थी बेटा। तो क्या हो जाएगा Q1 पर Q2 के कारण बल कूलाम के नियम से F12 लिख दूं चाहे F21 लिख दूं, F12 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा K नियतांक। यदि इनके बीच में निर्वात माना जाए तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0। पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी R12 और उसका क्या होता है स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में हमारे क्या आता है स्क्वायर, और एकांक सदिश क्या हो जाएगा R12 का। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे सदिश योग करना है तो सदिश रूप में ही तो लिखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम क्या करें, आवेश Q1 व या Q1 पर Q3 के कारण बल। ओके बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत कभी ऐसे नहीं कर लेना कि इन दोनों के बीच में निकालो, फिर दोनों दूसरे और तीसरे के बीच में निकालो, फिर तीसरे और चौथे के बीच में निकालो, जुड़ेगा तो सही, लेकिन वो अध्यारोपण का सिद्धांत हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बिंदु के लिए होता है वो Q1 पर Q3 के कारण बल कितना होगा, पहले और तीसरे के बीच में बल, मतलब Q1 और Q3 के बीच में बल F13 वेक्टर कर देंगे। F3 वाला कहाँ है, ये रहा। इन दोनों के बीच में इसको भी पॉजिटिव मानो इसको भी पॉजिटिव मानो तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, इस दिशा में F31 वेक्टर लगेगा और इस दिशा में F13 वेक्टर होगा। इन दोनों के बीच की दूरी को हम किससे निरूपित करते हैं, बड़ा इजी, R13 वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा बेटा, निर्वात है अभी भी तो ये नियतांक चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 की जगह कौन आ गया, Q3 आ गया बटे R13 स्क्वायर, एकांक सदिश R13 का कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम क्या करते चले जाएं, चलो एक और दिखा देते हैं। F14 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी ये वेक्टर लगाना है हमें 1/4πε0। ठीक है, चलो मैं पूरा लिखता हूं, कैसे, Q1 व Q4 के मध्य बल, मध्य बल क्या हो जाएगा, F14 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर और R14 कैप। ठीक इसी प्रकार Q1 व Qn के मध्य क्या हो जाएगा बेटा, मध्य बल कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं F1n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि माध्यम वही है Q1 Qn बटे R1n स्क्वायर और R1n के। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सदिश योग कर देंगे, सभी को जितना भी है कुल बल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे आगे बेटा, ये रब कर रहा हूं, वीडियो को पुश करके उतार लेना। क्या जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, बहुत ही जी, कुल बल कितना हो जाएगा, इस पर Q1 पर F वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर, सबको जोड़ दीजिए, F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, पहले और पांचवें के बीच में, पहले छठे के बीच में, ऐसे बहुत सारे आएंगे, प्लस डॉट 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 कहां तक कर दें, F1n वेक्टर। एनी प्रॉब्लम, ठीक। अब यहां से इनकी हम वैल्यू रख दें, वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मान रखने पर, मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू F12 का मान कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर और R12 कैप, प्लस दूसरे पहले और तीसरे के बीच में F13 वेक्टर का मान कितना निकाला 1/4πε0 Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर और R13 कैप। ठीक है ना, वैल्यू रखनी है, बहुत इजी है, प्लस पहले और चौथे के बीच में 1/4πε0
Q1 Q4 बटे R14 स्क्वायर और R14 कैप। लास्ट में n वाला कितना हो गया, ये है प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे R1n स्क्वायर और R1n का कैप। ओके, इनमें देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सभी में आ रहा है, नहीं आ रहा सभी में, ये देखिए जरा ध्यान से। तो जब सभी में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद में क्या हुआ, f वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 तो हो गया कॉमन। इतने को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, Q2 अपॉन R1 स्क्वायर और इंटू R12 कैप प्लस इसमें क्या बचा बेटा, Q3 बचा, Q3 बटे R13 स्क्वायर R13 का कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ, ये भी आएगा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, तो ये सब इसमें आ चुका। तो क्या होगा बेटा, Qn बटे R1n स्क्वायर और R1n कैप। तो ये अध्यारोपण की सिद्धांत से ये चीज है। इसमें चीज और क्या लिखनी है मैं लास्ट में लिखवाऊंगा, कल बताऊंगा इसके बारे में, छोटी छोटी चीजें और बताऊंगा। आज तो लगभग टाइम हो चुका कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण जब दूसरे बिंदु आवेश पर बल लगता है तो उन दोनों के बीच में जो बल लगता है तो उस बल के पर तीसरे आवेश या चौथे या अन्य आवेशों के कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कल फिर दोबारा से समझाऊंगा जो मैंने चीज अभी बोली है। तो ये चीज आप इसको वीडियो को बार बार दोबारा करके रिपीट करके अच्छी तरीके से देखना। कल जो मैंने वेक्टर का वेक्टर फॉर्म जो बताई थी कूलॉम के नियम की, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना समझना, तब ये चीज आपके समझ में आएगी, बहुत ईजी है, ठीक है ना।